नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और अब बढ़ते हैं आगे बुलेटिन में। आपको बता दें कि बड़वानी में 46 साल पुराने जर्जर हो चुके पार्टी पुल को जमींदोज कर दिया गया। ब्लास्ट कर इस पुल को ध्वस्त किया गया और पुल का निर्माण 1975 में गोई नदी पर किया गया था। जर्जर होने की वजह से पुल को ढहा दिया गया है और यह पुल महाराष्ट्र को भी जोड़ता था। साथ ही करीब 104 गांवों का भी आवागमन होता था। इस पुल के माध्यम से कनेक्टिविटी का ये साधन था और अब इसे तोड़ दिया गया है। इसके पुराना हो जाने की वजह से, जर्जर स्थिति में आने की वजह से इस पुल को ब्लास्ट कर गिरा दिया गया। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पार्टी पुल जो कि अब ध्वस्त कर दिया गया है। ये पार्टी पुल जो कि महाराष्ट्र से जोड़ने का काम करता था और करीब 104 गांव इस पुल का इस्तेमाल करते थे। अब ये पुल नहीं है। लगभग 50 साल की उम्र इस पुल की हो चुकी थी। 46 साल ऑन रिकॉर्ड ये पुल बताया जा रहा है, जबकि इस पुल को गिराने में महज 20 से 25 सेकंड का समय लगा और जो पूरा पार्टी पुल ढहाया गया उसकी कुछ तस्वीरें यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको। ब्लास्ट कर इस पुल को तोड़ दिया गया और आपको बता दें कि अब यहाँ पर नए पुल का निर्माण किया जाएगा और नया पुल आगे बेहतर रोड के साथ कनेक्ट होगा और इस पुल को गिराए जाने के बाद अब नए पुल का निर्माण यहां पर किया जाएगा। करीब 46 साल पुराना ये पुल जिसे अब तोड़ दिया गया है एक्सक्लूसिवली। ये तस्वीर हम आपको दिखाएं जहां पर पार्टी पुल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। 46 साल पुराना जर्जर हो चुका ये पुल जिसे गिरा दिया गया। 1975 में इसका निर्माण किया गया था और करीब करीब 31 लाख रुपए की इस पर लागत आई थी उस वक्त जब ये पुल बनकर तैयार हुआ था। और अपने आप में इस पुल से काफी सुविधा यहाँ के क्षेत्र के लोगों को मिली थी। 104 गांव के लोग इस पुल का इस्तेमाल किया करते थे। गजब, खतरनाक। और रायपुर से बड़ी खबर, ईडी की कार्रवाई पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोई वर्ग बचा नहीं जिसके यहां ईडी ने छापेमारी नहीं की हो और बीजेपी शासित राज्यों में ईडी क्यों छापेमारी नहीं करती, सीएम भूपेश बघेल ने पूछा। बीजेपी शासित राज्यों में लगता है ईडी का ऑफिस है ही नहीं। बीजेपी नेताओं के इशारे पर यह सब किया जा रहा है, सीएम भूपेश बघेल ने कहा। और ईडी को निष्पक्ष होना चाहिए। महादेव ऐप में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों के नेताओं के भी नाम आ गए हैं, इसलिए ये महादेव ऐप पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सीएम भूपेश बघेल जब बोल रहे थे, दरअसल उस दौरान उन्हें दिल्ली लखनऊ के लिए निकलना था और एयरपोर्ट पहुंचे थे। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये भी सुनवाते हैं आपको। आज छत्तीसगढ़ में ईडी का फिर से छापा। उद्योगपति, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, विधायक, अधिकारी, किसान, कोई ऐसा वर्ग बचा नहीं है जहाँ छापा ना डाला हो। छापा नहीं डालता तो केवल मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, गुजरात है, कर्नाटक है। लगता है वहाँ ईडी का ऑफिस ही नहीं है। और महाराष्ट्र में जब तक के उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी तब तक के सब ईडी, सीबीआई जितने सेंट्रल एजेंसी थी वो सब सक्रिय थी। और जैसे ही सरकार बदली, खरीद फरोख्त हुआ, उसके बाद से वहां उसका कोई काम रहा नहीं। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, शराबबंदी कमेटी पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने निशाना साधा और सत्यनारायण शर्मा के मनोरंजन के लिए कमेटी बनी है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। दरअसल बुढ़ापे में उन्हें तीर्थ करने का मौका मिल रहा है। सरकार की तरफ से ये मौका दिया जा रहा है, अच्छी बात है। अजय चंद्राकर ने तंजिया लहजे में इस पूरे मामले पर सत्यनारायण शर्मा को लेकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी सुनवाते हैं आपको। जितनी जगह वो दौरे में गई, अब लगता है कि माननीय सत्यनारायण शर्मा जी के मनोरंजन के लिए वो कमेटी बनी है, घूमने के लिए। बुढ़ापे में उनको तीर्थ करने का अवसर मिल रहा है सरकार की कृपा से, ये बहुत अच्छी बात है। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, धान खरीदी पर बीजेपी नेताओं के आरोप पर मुख्यमंत्री ने बयान दिया और किसानों की मांग पर घोषणा की गई। सीएम भूपेश बघेल ने कहा बीजेपी किसान विरोधी है। सीएम ने कहा और बीजेपी को सबक जनता सिखाएगी, उनका कहना। दरअसल बीजेपी किसान विरोधी पार्टी है और इसलिए
इस तरह की बातें वो करती है। बीजेपी किसान विरोधी पार्टी है और अब इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा। उनका यह कहना है कि धान खरीदी जिस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार आरोप लगाए जा रहे थे, अब उस विषय पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से कह रही है या भारतीय जनता पार्टी के नेता तो किसान सुन रहे हैं और ये जो घोषणा की गई है वो किसानों की डिमांड पे की गई है। हर जगह भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया था, चाहे वो रायगढ़ हो, महासमुंद हो, चाहे चांपा जांजगीर हो, चाहे वो कंवरदा हो, राजनांदगांव हो, चाहे बालोद हो, सब जगह ये डिमांड की कि 20 क्विंटल खरीदा जाए। किसानों की डिमांड किया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी तो किसान विरोधी है ही, अब इसमें वो किसानों के जेब में पैसा जाए उसको रेवड़ी कहते हैं और इसी कारण से विरोध कर रहे हैं और इसको सबक सिखाएगी जनता। और कांकेर में सर्च पर निकले सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों के लगाए आईईडी की चपेट में आ गए। आईईडी ब्लास्ट में बीएसएफ के 2 जवान घायल हो गए और नक्सलियों ने कोयली बेड़ा के कागबरस चील परस मार्ग पर आईईडी लगाया हुआ था और जिसकी चपेट में जवान आए। घायल जवानों को कांकेर में प्राथमिक इलाज देने के बाद एयरलिफ्ट कर उन्हें रायपुर भेज दिया गया। आईईडी ब्लास्ट के नक्सलियों की धरपकड़ के लिए सर्च लगातार तेज कर दिया गया है और अब जल्द ही इन नक्सलियों को धर लिया जाएगा। घायल जवानों को कांकेर में प्राथमिक इलाज देने के बाद एयरलिफ्ट कर रायपुर भेजा गया। दरअसल आईईडी ब्लास्ट के नक्सलियों की धरपकड़ के लिए सर्च अब तेज कर दिया गया। आपको बता दें ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया जिसमें कांकेर में सर्च पर निकले सुरक्षा बलों के टीम पर लगातार नजर बनाए हुए थे नक्सली और आईईडी प्लांट करके 2 जवानों को घायल किया गया। फॉरेस्ट कैंप से बीएसएफ की पार्टी निकली हुई थी और इलाके में रोड सिक्योरिटी ऑपरेशन चल रहा था। उसी दौरान कागबरस और चिलपरस गांव के बीच में जंगल पहाड़ी वाले एरिया में जब सर्चिंग चल रही थी तो एक आईडी ब्लास्ट हुआ है और आईडी ब्लास्ट में बीएसएफ के 2 जवान घायल हुए हैं। घायलों को उपचार हेतु तत्काल कोयलीबेड़ा पहुंचाया गया और कोयलीबेड़ा में प्राथमिक उपचार करके अब रायपुर रेफर कर दिया गया। एयरलिफ्ट करके उनको रायपुर भेजा गया जहां उनका इलाज। और रायपुर से बड़ी खबर, भीमा मंडावी हत्याकांड मामले पर सीएम का बयान। भीमा मंडावी को अतिरिक्त सुरक्षा दी गई थी। चुनाव का आखिरी दिन था, सबको वापस बुला लिया गया था। वो अचानक निकल गए तो प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। दरअसल भीमा मंडावी की जो हत्या की गई थी उस हत्या के मामले को लेकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने बात की है। आपको बता दें कि चुनाव का आखिरी दिन था, सबको वापस बुला लिया गया था। वो अचानक निकल गए तो प्रोटोकॉल का पालन कहां हुआ। उनका यह कहना है कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने की वजह से भीमा मंडावी की जान को खतरा हुआ और भीमा मंडावी की हत्या की गई। जब सारे रिपोर्ट है उसमें वो तो सही बात है। जब सारे उसको तो अतिरिक्त सुरक्षा दी गई थी। सब मोटरसाइकिल वाले अलग से चलते थे। 1 बजे आए और आचार चूंकि वो चुनाव के आखिरी दिन है तो प्रचार प्रसार बंद हो जाता है तो सारे सब लोगों को वापस कर लिया, कहीं नहीं जाना है और अचानक खुद निकल गए। तो वो जो प्रोटोकॉल है उसका पालन कहां होगा। तो मुख्यमंत्री का यह कहना है कि भीमा मंडावी को अतिरिक्त सुरक्षा तो दी गई थी लेकिन वो अचानक खुद ही निकल गए। अब इस विषय को लेकर वो सफाई दे रहे हैं तो क्या गलती भीमा मंडावी की बताना चाह रहे हैं। बहरहाल ये बेहतर वो बता पाएंगे। ममता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ममता, भीमा मंडावी ने प्रोटोकॉल तोड़ा, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, ऐसा उनके बात से प्रतीत हो रहा है। देखिए, न्यायिक जांच रिपोर्ट जो आई है उस रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि भीमा मंडावी जो है उन्होंने सुरक्षा का जो मानदंड है उनका पालन नहीं किया और प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। और अगर बात करें तो वो जो इलाका है पूरा, वहां पर वैसे भी हाई अलर्ट था। चुनाव का आखिरी दिन था और
जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो बात अभी कह रहे हैं, यही बात उस समय भी हुई थी कि चुनाव के आखिरी दिन अचानक से बिना किसी को बताए भीमा मंडावी क्यों निकल गए थे, और उनको एक प्रॉपर सुरक्षा दी गई थी, और ये भी था कि वो अगर कहीं जाते हैं तो इन्फॉर्म करके जाएंगे। लेकिन जिस दिन वो गए थे तो ये बात भी उस समय उठी थी कि उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया था, अचानक से वो निकल गए थे, और उसके बाद अचानक से ये जो है पूरा घटनाक्रम सामने आया था। और इसी न्यायिक जांच रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल किया गया था, तब उन्होंने कहा था कि वाकई यही बात उस समय भी हुई थी और प्रोटोकॉल का पालन उन्होंने नहीं किया था। उनके पेशे जो सामने जो है एक मोटरसाइकिल से पहले गश्ती दल, जब भी वो जाते थे इन इलाकों में दौरा करने के लिए, तो मोटरसाइकिल से पहले एक गश्ती दल जाता था और रोड ओपन जो टीम है वो भी जाती थी। लेकिन जब भीमा मंडावी गए तो उन्होंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया गया था, वो टीम नहीं जा पाई थी। और ये भी बताया जा रहा है कि ममता, मैं आपके पास लौटूंगा, फिलहाल आपको रोकना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता दें कि उमेश पाल मामले में बड़ा फैसला, अतीक अहमद दोषी करार दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, उमेश पाल मामले में दोषी करार दिया गया माफिया अतीक अहमद, बाहुबली माफिया अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, माफिया अतीक अहमद को साबरमती जेल से नैनी जेल इलाहाबाद लाया गया था प्रयागराज में, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई और माफिया अतीक अहमद पर फैसले का आज महत्वपूर्ण दिन। एमपी एमएलए कोर्ट इस पूरे मामले पर जिसने फैसला सुनाया, नैनी जेल से अतीक अहमद को पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची। आपको बता दें कि ये बड़ा मामला प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, उमेश पाल मामले में बड़ा फैसला, अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। उमेश पाल केस में जो कि सुनवाई के लिए अतीक अहमद को यहां पर लाया गया था और आज कोर्ट को फैसला सुनाना था, कोर्ट ने फैसला दे दिया है। अतीक अहमद इस पूरे मामले में दोषी ठहराया गया। और आपको बता दें कि गुजरात के साबरमती जेल से अतीक अहमद को लगभग 1300 किलोमीटर का जो रास्ता है 24 घंटे में तय करके बाय रोड लाया गया था, और इस पूरे मामले पर लगातार हमारी नजर थी और अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे थे। फिलहाल आपको बता दें, एमपी एमएलए कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया, अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया। उमेश पाल मामले में यह बड़ा फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर, बाहुबली माफिया अतीक अहमद को दोषी ठहराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ताजा अपडेट्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि उमेश पाल केस में अतीक अहमद को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा को लेकर जो फैसला दिया था उस पर हमने जानकारी आप तक पहुंचाई थी। उमेश पाल मामले में जब अतीक अहमद के वकील को कोर्ट ने कहा था कि इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, अर्जी दे सकते हैं। और इस बीच एक और ताजा जानकारी ये कि अतीक अहमद अब दोषी करार दे दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, अतीक अहमद दोषी करार दिया जा चुका है। एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। बाहुबली माफिया अतीक अहमद, जिसे साबरमती से बाय रोड इलाहाबाद प्रयागराज लाया गया, प्रयागराज में नैनी जेल में इसे रखा गया था, और अब अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें, अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया, अतीक अहमद को दोषी ठहराते हुए इस फैसले को सुनाया गया एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, उमेश पाल मामले में यह फैसला लिया गया, अतीक अहमद को दोषी ठहराया गया है। आपको बता दें, इस पूरे मामले के अलावा और भी कई प्रकरण में अतीक अहमद पर कार्रवाई चल रही है। हालांकि ये जो मामला है बहुप्रतीक्षित था, कोर्ट का आज फैसला आना था और फैसला आ चुका है। उमेश पाल केस में अतीक अहमद को दोषी ठहराया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां उमेश पाल मामले में बड़ा फैसला आया, अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। और साथ ही ताजा अपडेट आपको बता दें, फरहान और अशरफ भी इसमें दोषी करार दिए गए हैं। अतीक का भाई भी दोषी ठहराया गया है। तो तीनों ही आरोपी जो थे अब वो दोषी ठहराए गए हैं एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा। ये एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। दरअसल उमेश पाल मामले में यह बड़ा फैसला, अतीक अहमद को दोषी ठहराया गया। एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से यह जानकारी मिल रही है और तीनों जो आरोपी थे दोषी ठहराए गए। अतीक अहमद को दोषी ठहराया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रयागराज से उमेश पाल मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तीनों को दोषी ठहराया। फैसला
होता है ये देखने वाला होगा। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता खड़े हैं, उनसे हम बातचीत की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप लोग तो जानते रहे यहाँ पर अतीक अहमद को दोषी करार दिया है कोर्ट ने, क्या कहेंगे, किस तरह से फैसला है ये? भाई अतीक अहमद दोषी करार दे दिया गया है। साक्ष्य अच्छा, ये बताइए कि किस तरह से जो है अब इनको दोषी करार दिया गया सभी लोगों को अपहरण के मामले में, कब तक ये सजा का ऐलान हो सकता है और कितनी बड़ी खबर है ये? देखिए, खबर तो हम लोगों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए, जैसे हम लोग रोज फैसला करते हैं, रोज फैसला सुनाया जाता है, उस तरह हम लेंगे। हम अपने अधिवक्ता समाज, मीडिया, इलाहाबाद की जनता और सभी लोगों से कहूंगा कि जो सजा हो रही है ये जैसे हम लोग रोज करवाते हैं हर अन्य मामले में उसी तरह ली जाए। लेकिन अतीक अहमद को कहा जाता है कोई सजा नहीं होती थी और वो गवाह हॉस्टाइल हो जाते थे और अभी तक किसी मामले में सजा नहीं, पहले किसी मामले में सजा हुई है? ये पहली सजा हो रही है ना, बता रहे हैं आप ही लोग बता रहे हैं, किसी मामले में सजा नहीं हुई, किसका दोष है? अतीक अहमद दोषी। भाई जब मुकदमे दर्ज हुए सरकार बनाम फलाने तो किसका दोष है? भाई ये तो पैरवी नहीं हुई, या वकील मिल गए, या सरकार मिल गई, या प्रशासन मिल गया, पुलिस मिल गई, जो भी मिल गए, इसलिए सजा नहीं हुई। लेकिन इस फैसले के बाद क्या संदेश जाएगा और भी जो मुकदमे अतीक अहमद के खिलाफ हैं उनमें किस तरह से तेजी आएगी, बतौर अधिवक्ता क्या मानते हैं आप? तेजी तो हर मुकदमे में आनी चाहिए, अतीक के मुकदमे में क्यों नहीं? 20-20 साल मुकदमे लंबित हैं, वकील परेशान है, कोर्ट नहीं है, नहीं सुनवाई होती। तो इस मुकदमे को हम फिर बताएं आपसे, पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त मंत्री, तमाम पदों में रहा हूं, 35 साल वकालत हो गई। इस मुकदमे को हम लोग उसी तरह देख रहे हैं जैसे आम मुकदमों में सजा होती है। ठीक है, आपका ये कहना है कि इस मुकदमे को, अतीक के मुकदमे को उसी तरह देख रहे हैं जैसे सामान्य मुकदमे को, लेकिन अतीक अहमद का मामला इसलिए अलग है क्योंकि वो माफिया है, गैंगस्टर है और उसका आईएस गैंग 227 है और उसने जिस तरह से अपहरण किया, जिस तरह से उसने इस घटना को अंजाम दिया था, 70 साल बाद ये फैसला आया है, इसलिए महत्व है। और अतीक अहमद को किसी मामले में पहली बार सजा हुई है, ये दोषी का ये अपने आप में महत्व है। तो फरहान और अशरफ समेत अतीक को सभी 10 आरोपियों को यहां पर दोषी ठहराया गया है और इस पूरे मामले में सजा का ऐलान कब तक होगा देखने का विषय रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।